आज की हमारी चर्चा का विषय है मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी एमडी और व्यायाम। और इसके बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी जटिल है। हमारे पास जो सामग्री है वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रबंधन के लिए चिकित्सीय व्यायाम पर एक बहुत ही विस्तृत गाइड से ली गई है। और सच कहूँ तो इसकी पहली ही लाइन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा है कि एमडी में व्यायाम का लक्ष्य ताकत बढ़ाना नहीं बल्कि जो है उसे सहेजना है। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है क्योंकि हम तो हमेशा व्यायाम को ताकत बनाने से ही जोड़ते हैं, है ना? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और इसी एक लाइन में आप समझिए एमडी प्रबंधन का पूरा सार छिपा है। हमें ये समझना होगा कि एमडी में शरीर की चुनौती आम चुनौतियों से बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि गाइड में बताया गया है, यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं हैं मांसपेशियों में लगातार बढ़ती जकड़न, स्टिफनेस, जी, जोड़ों का जाम हो जाना, जिसे मेडिकल भाषा में कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स, हाँ। शरीर की गति का धीरे धीरे कम होना, और इन सब के साथ दर्द और जबरदस्त थकान। तो ऐसे में अगर कोई पारंपरिक तरीके से व्यायाम करे तो वो तो फायदे की जगह नुकसान कर बैठेगा। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस गाइड का जो निचोड़ है वो है आज़ादी को बचाए रखना। मतलब चलने फिरने की आज़ादी, अपने काम खुद करने की आज़ादी और यहाँ तक कि खुलकर सांस लेने की आज़ादी। तो सबसे पहले चलने फिरने की ही बात करते हैं। इसके लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, है ना? हाँ, लचीली मांसपेशियां और गतिशील जोड़। और यहीं पर स्ट्रेचिंग की भूमिका आती है, जिसे गाइड में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी स्ट्रेचिंग शब्द को हमें एक नए नजरिए से देखना होगा। गाइड में साफ लिखा है कि ये मांसपेशियों को जबरदस्ती खींचने के बारे में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उन्हें ताड़ने के बारे में नहीं, बल्कि धीरे धीरे ढीला करने या खोलने के बारे में है। आप ऐसे कल्पना कीजिए जैसे एक पुराना रबर बैंड हो। ठीक है। अगर आप उसे जोर से खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे सहलाएंगे, उसे हल्का सा खोलेंगे, तो वो अपनी थोड़ी बहुत लचक बनाए रखेगा। एमडी में मांसपेशियों की हालत कुछ वैसी ही होती है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये ढीला करने वाली प्रक्रिया किन मांसपेशियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? गाइड में उन मांसपेशियों पर खास ध्यान दिया गया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे पैरों की पिंडली और जांघ के पिछले हिस्से की मांसपेशियां जब ये अकड़ जाती हैं तो चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। इसी तरह घुटनों को मोड़ने और सीधा करने वाले स्ट्रेच, ताकि कुर्सी पर बैठना या उठना संभव बना रहे। और फिर हाथ, कलाई और कंधों के स्ट्रेच जो छोटे छोटे कामों के लिए जरूरी हैं। हाँ, खाना खाने, लिखने या कपड़े पहनने जैसे छोटे लेकिन बेहद जरूरी कामों के लिए। यहाँ तक कि गर्दन को धीरे धीरे घुमाना भी शामिल है ताकि जकड़न से होने वाले सिरदर्द से बचा जा सके। और इन्हें करने का तरीका वो भी शायद उतना ही महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा शायद। गाइड में जोर दिया गया है कि ये सारे स्ट्रेच बैठकर या लेटकर ही किए जाने चाहिए ताकि शरीर को पूरा सहारा मिले और संतुलन बिगड़ने का कोई खतरा ना हो। और एक बात जो बार बार दोहराई गई है वो है दर्द की सीमा। मतलब स्ट्रेच केवल उस बिंदु तक करना है जहां हल्का खिंचाव महसूस हो, दर्द नहीं। हाँ, और ये दर्द वाली सीमा का सिद्धांत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ शरीर में नो पेन नो गेन का फॉर्मूला शायद काम कर सकता है। हाँ, हम सबने सुना है ये। लेकिन एमडी में दर्द एक एहसास नहीं है, ये शरीर का सिग्नल है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? ये सिग्नल है कि मांसपेशी के नाजुक फाइबर टूट रहे हैं, और इस सिग्नल को नजरअंदाज करना मतलब बीमारी को तेजी से आगे बढ़ाना। अच्छा। हर स्ट्रेच को 15 से 30 सेकंड तक रोकना होता है, बिना किसी झटके के, बहुत आराम और शांति के साथ। ये एक तरह का मेडिटेशन है, कसरत नहीं। आपने मांसपेशियों की बात की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मांसपेशी से पहले जोड़ ही जवाब दे जाएं? मैंने सुना है कि कभी-कभी जोड़ जाम हो जाते हैं। ये बहुत ही सटीक सवाल है और ये हमें अगले महत्वपूर्ण व्यायाम की ओर ले जाता है, रेंज ऑफ मोशन या रॉम एक्सरसाइज। रॉम एक्सरसाइज? हाँ, गाइड में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि एमडी में कई बार मांसपेशियों की कमजोरी से ज्यादा बड़ी समस्या जोड़ों का जाम होना बन जाता है। अच्छा। लोग मांसपेशियों पर ध्यान देते रहते हैं और उनके कंधे, कोहनी या घुटने धीरे धीरे अपनी पूरी गति खो देते हैं। रॉम व्यायाम सीधे इसी समस्या पर काम करते हैं। ये एक तरह से जोड़ों के लिए तेल की तरह हैं,
जो उन्हें गतिशील और सक्रिय बनाए रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ मांसपेशियों के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे ढांचे को, पूरे सिस्टम को चालू रखने के बारे में है। तो ये रॉम एक्सरसाइज दिखते कैसे हैं? क्या ये मुश्किल होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सरल गतियां हैं, जैसे कंधे को धीरे धीरे गोल घुमाना, पहले एक दिशा में फिर दूसरी में। ठीक है। या कोहनी और घुटनों को उनकी पूरी क्षमता तक धीरे धीरे मोड़ना और सीधा करना, कलाई को ऊपर नीचे और गोल घुमाना। इन्हें मरीज खुद भी कर सकता है, या किसी की मदद से भी। हाँ, या देखभाल करने वाला व्यक्ति भी बहुत धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से जोड़ों को उनकी पूरी गति में घुमाने में मदद कर सकता है। इसका मकसद बस जोड़ों को ये याद दिलाते रहना है कि उनकी गति की सीमा क्या है, ताकि वो उसे भूल न जाए। जब हम मांसपेशियों के बारे में सोचते हैं तो ध्यान हमेशा हाथ, पैर, शरीर पर जाता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी सांस भी, वो भी तो पूरी तरह मांसपेशियों पर ही निर्भर करती है। क्या एमडी में ये भी एक जोखिम है? ये तो काफी डरावनी बात लगती है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये जीवन की गुणवत्ता और अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी छाती और डायफ्राम, वो भी तो मांसपेशियां ही हैं। सही है। जब ये कमजोर या कठोर होने लगती है तो फेफड़ों की पूरी क्षमता से फूलने और सिकुड़ने की ताकत कम हो जाती है। इससे गहरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिरता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता होगा। कई गुना बढ़ जाता है। और फेफड़ों में संक्रमण एमडी का एक बहुत गंभीर जटिलता हो सकती है। तो इसके लिए गाइड में क्या समाधान बताया गया है? इसके लिए श्वसन व्यायाम, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को दिनचर्या का हिस्सा बनाना अनिवार्य बताया गया है। इसमें सबसे प्रभावी है डायफ्रामिक ब्रीदिंग। डायफ्रामिक ब्रीदिंग या गहरी सांस लेने का अभ्यास? हाँ, इसकी टेक्निक बहुत सरल है। आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं। एक हाथ पेट पर रखें। अब नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें और महसूस करें कि आपका पेट हाथ को ऊपर की ओर धकेल रहा है, छाती नहीं। अच्छा, पेट फूलना चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप अपनी डायफ्राम की मांसपेशी का सही इस्तेमाल कर रही हैं। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, जैसे किसी मोमबत्ती को बुझा रहे हों। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके फायदे शायद बहुत गहरे हैं। फायदे वाकई बहुत गहरे हैं। ये अभ्यास न केवल छाती की मांसपेशियों को लचीला रखता है, बल्कि ऑक्सीजन भी बढ़ाता है। हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है। इससे दिन भर रहने वाली थकान में कमी आती है। मानसिक रूप से ये शांति और सुकून देता है। और सबसे बड़ी बात, ये फेफड़ों को मजबूत बनाकर उन गंभीर संक्रमणों के खतरे को कम करता है जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये शरीर की अंदरूनी देखभाल है जो बाहर से दिखाई नहीं देती पर अंदर से जीवन देती है। सांसों से जुड़े व्यायाम में गाइड में अनुलोम विलोम का भी जिक्र है। योग और प्राणायाम को लेकर अक्सर लोग थोड़े डरे रहते हैं, खासकर ऐसी स्थिति में। क्या ये सुरक्षित है? गाइड इस बारे में बहुत स्पष्ट है। अगर अनुलोम विलोम को उसके पारंपरिक तरीके से किया जाए, मतलब सांस रोककर या जोर लगाकर, हाँ, लेकिन अगर इससे बहुत धीरे धीरे, बिना किसी जोर जबरदस्ती या कुंभक के किया जाए, तो ये एमएनडी मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है। कुंभक यानी सांस रोकना? हाँ, सांस रोकना बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य लाभ शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है, तनाव और चिंता घटाता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है। एमएनडी जैसी स्थिति के साथ जीना मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है और ये अभ्यास उस बोझ को हल्का करने में मदद करता है। तो ये सब तो करने वाली बातें हो गई जो जीवन को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन एमएनडी की स्थिति इतनी नाजुक होती है कि मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं कोई अनजाने में अच्छी नीयत से ही सही फायदे की जगह नुकसान ना कर बैठे। क्या गाइड में इस बारे में भी कोई चेतावनी दी गई है कि किन चीजों से हर हाल में दूर रहना है? और ये चेतावनी शायद इस गाइड का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि गलत व्यायाम बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। सिद्धांत बहुत सरल है। एमडी में मांसपेशियां पहले से ही कमजोर और नाजुक होती हैं। उन पर अतिरिक्त दबाव डालने से उनकी कोशिकाएं और तेजी से टूटती हैं और शरीर उन्हें दोबारा ठीक से बना नहीं पाता। तो वो कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें खतरनाक माना गया है? गाइड में तो एक पूरी सूची है। उसमें लिखा है किसी भी तरह का वजन उठाना? बिल्कुल नहीं। पुशअप्स, स्क्वाट्स या दौड़ना? मुझे ये वजन उठाने वाली बात थोड़ी अजीब लगी।
आमतौर पर यही तो ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऐसा क्यों है कि जो चीज एक स्वस्थ शरीर को मजबूत बनाती है वो एमडी में इतना नुकसान पहुंचा सकती है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसे ऐसे समझिए, एक स्वस्थ मांसपेशी में जब हम वजन उठाते हैं तो उसमें सूक्ष्म दरारें आती हैं, माइक्रोटेज। फिर शरीर आराम के दौरान उन दरारों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर भर देता है, इसी से ताकत बढ़ती है। ठीक है। लेकिन एमडी में मांसपेशी की कोशिकाओं में वो प्रोटीन ही नहीं होता जो इस मरम्मत के लिए जरूरी है। तो जब वजन उठाने से दरारें आती हैं तो वो भरती नहीं, बल्कि मांसपेशी को और कमजोर कर देती हैं। स्थायी रूप से। ये एक टूटे हुए शीशे को और जोर से पटकने जैसा है, ये सोचकर कि वो जुड़ जाएगा। ये बात अब पूरी तरह समझ में आ गई। और सूची में ये भी था कि कोई भी ऐसा व्यायाम न करें जिससे बहुत ज्यादा थकान हो या सांस फूलने लगे, और दर्द सहकर स्ट्रेचिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल। थकान इस बात का संकेत है कि शरीर अपनी ऊर्जा की सीमा को पार कर चुका है, और दर्द इस बात का संकेत है कि मांसपेशी अपनी सुरक्षा की सीमा को पार कर रही है। इन दोनों संकेतों को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है, इसीलिए व्यायाम की अवधि पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये जितना ज्यादा उतना अच्छा वाला मामला बिल्कुल नहीं है। तो कितना व्यायाम काफी है? क्या इसका कोई पैमाना है? हाँ, गाइड एक सामान्य दिशा निर्देश देती है। व्यायाम का एक सत्र 15 से 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बस 15 से 30 मिनट? हाँ, इसे दिन में 1 या 2 बार किया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है निरंतरता और शरीर की सुनना। शरीर की सुनना रोज करना जरूरी है, लेकिन अगर किसी दिन थकान बहुत ज्यादा है या तबीयत ठीक नहीं है तो उस दिन आराम करना या सिर्फ 2-5 मिनट के हल्के स्ट्रेच करना ही बेहतर है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, संतुलन ही कुंजी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में व्यायाम शब्द का मतलब ही बदल जाता है। ये शरीर को तराशने या शक्तिशाली बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने, उसे आसान बनाने का एक बहुत ही कोमल और सोचा समझा उपकरण है। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि गाइड का अंतिम संदेश है, ये व्यायाम ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को लंबा और बेहतर बनाने के लिए है। जब मांसपेशियों और जोड़ों को कोमल और लचीला रखा जाता है तो दर्द कम होता है। जब व्यक्ति ज्यादा समय तक अपने छोटे मोटे काम खुद कर पाता है तो उसका आत्मविश्वास बना रहता है। हाँ। जब सांसें गहरी और आसान होती हैं तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ये सब मिलकर जीवन की गुणवत्ता में जमीन आसमान का फर्क लाते हैं। ये जानकारी ये उन लोगों के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण देती है जो इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, और उनके परिवार और देखभाल करने वालों के लिए भी। ये शायद उन्हें उस अपराध बोध से भी मुक्त करती है कि वे पर्याप्त या कड़ी कसरत नहीं कर रहे हैं, और उन्हें सही दिशा में सही तरीके से काम करने के लिए सशक्त बनाती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है, जो इस गाइड के दायरे से थोड़ा बाहर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कागज से असल जिंदगी तक का सफर मुश्किल हो सकता है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान के साथ एक मरीज और उसके परिवार के लिए इन व्यायामों को अपनी रोज की दिनचर्या का एक सहज और सहयोगी हिस्सा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कैसे ये सिर्फ एक डॉक्टर की सलाह ना रहकर एक साथ मिलकर किया जाने वाला एक सकारात्मक अनुष्ठान बन सकता है?